चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं रवि भार्गव, पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी। आज आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया और उसी के उपलक्ष्य में हम पर ईयर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले भारतीय संविधान जो आज आप भारतीय संविधान देखते हो, विकास यात्रा, जो आज आप भारतीय संविधान देख रहे हो उसकी विकास यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? क्या जो देख रहे हो आप, ये आपको लगता है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हमारा जो संवैधानिक इतिहास है वो आप देखो तो आपको पता चलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो संवैधानिक इतिहास है, ठीक है ना, हमें जो संविधान लिखने की जो प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हाँ, आपकी बात भी सही है। 9 दिसंबर के बाद हमारी संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हो गया और संविधान की जो प्रक्रिया है लिखने की वो प्रारंभ हो गई। बट इससे आपको ये ध्यान रखना है कैसे कि इस एक्ट के माध्यम से, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एपेक्स कोर्ट की क्या हुई? स्थापना हुई। और वही एपेक्स कोर्ट आगे जाकर क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। हम हमारे संविधान को, आज का संविधान पढ़ते हैं, उसमें 22 पार्ट है। ठीक है, जिसमें आप पार्ट 5 देखोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन मिलेंगे। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो आज आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो उसके कहीं ना कहीं अंश हैं वो इस एपेक्स कोर्ट में थे। और ये प्रक्रिया आगे चलकर 1935 के एक्ट में मिलेगी आपको फेडरल कोर्ट के रूप में, फिर आज़ादी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में मिलेगी। ठीक है। तो हमारा जो इतिहास है संविधान का, ठीक है ना, ये बहुत ही पुराना है। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमें जो आज़ादी मिली है, ठीक है ना, वो जो गांधी युग है, ठीक है ना, या उसके बाद मिली है? नहीं, इससे मतलब आपको आज़ादी के लिए जितना गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, ठीक है ना, और भी हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे उनकी वजह से तो मिली है। ठीक है ना। उससे पहले भी हमारे आज़ादी के लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत सारे अंग्रेजों के सामने संघर्ष किए। ठीक है ना। वो संघर्ष मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, लगभग उसमें राजा वगैरह या बड़ा ऐसा कोई समूह उन्होंने भाग नहीं लिया। बाकी किसानों ने, ठीक है, मजदूरों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का विरोध करने, उनको देश से निकालने। और आधुनिक काल में जब अपन पढ़ते हैं पंडित नेहरू या गांधी, उनका भी एक ही काम था, हमें आज़ादी दो, आप हमारे देश पर राज मत करो, आप अंग्रेज बाहर जाओ। तो ये 1857 के टाइम में इसमें लक्षण मिलते हैं। उससे पहले देखोगे तो आपको सन्यासियों का विद्रोह, ठीक है, जो कुछ सन्यासी ऐसे थे उनके मतलब तीर्थ यात्रा कर वगैरह, उनमें मतलब अंग्रेजों ने क्या फेरबदल कर दिए। ठीक है ना। उससे लेकर मतलब उन्होंने आंदोलन किया। और आप एक चीज़ और भी पढ़ोगे आप, जैसे जनजातियों ने भी कुछ मूवमेंट किया अंग्रेजों को लेकर। जो जनजातियों की कुछ परंपराएं थी, अंग्रेजों ने उनमें उनके प्रति क्या एक्ट पारित कर दिए, जिससे उनको लगा कि हमारे ये जो परंपराएं हैं उनमें खनन डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से भी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अनुसूचित जनजातियों का भी हमारे जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। ये प्रक्रिया। फिर देखिए 1773 के बाद आपको कुछ मैं एक्ट्स बताता हूँ।
ठीक है। इस एक्ट में देखिए मित्रों, जैसे इस 1773 के बाद कुछ जैसे 1784 का एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, फिर चार्टर एक्ट, ऐसे करके हमें 1 बाई 1 हमारा संवैधानिक विकास हुआ, ठीक है। फिर 1858 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। वो सत्ता पहले किसके हाथ में होती थी? ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती थी, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार ले लेती है 1773 के माध्यम से शासन। फिर 1858 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भी हटा दिया जाता है। फिर ये सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? क्राउन के अधीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी अपन एक बात करेंगे इस पर। फिर अपन बात करें 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। ये 20-20 सालों में एक्ट पारित होते थे। 1793, ठीक है, फिर 13, फिर 33, फिर 53, ठीक है। इसके माध्यम से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कुछ गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। क्या दी गई? वीटो पावर, ठीक है। और वीटो पावर आज की अपन बात करें तो राष्ट्रपति के पास भी क्या है? वीटो पावर है ना, आर्टिकल 111 में, ठीक है। फिर आपको मैं एक और आर्टिकल बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए 1861 का एक्ट। इस 1861 के माध्यम से क्या बना? जैसे आज का आप आर्टिकल पढ़ते हो 123, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 1861 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को क्या दी गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जो हमारा जो संविधान है, ये प्रक्रिया जो है रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। और यही हमें जो क्लोज है आगे जाकर हमारी जो आर्टिकल 395 है उसमें आपको उनके दर्शन मिलेंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि हमारी 9 दिसंबर को बैठक हुई, इन 3-4 सालों में 395 आर्टिकल है मतलब बना दिए गए, उससे संविधान मिलाकर बना दिया गया, नहीं। उससे पहले की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी विकास यात्रा इनकी, ठीक है ना, वो आपको समझनी है। फिर देखिए आगे जाकर सीधी अपन बात करें तो यहाँ पर आपको एक और एक्ट को ध्यान रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। अब मित्रों ये वाला 1858 से लेके 1753, ठीक है। और ये वाला जो है पार्ट, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत, किसके अधीन? ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 1858 से लेके 1947 वाला टाइम पीरियड है, ठीक है ना, 1947 तक का भारत, ये क्या है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, ठीक है। तो आपको पूछ ले भारत का संवैधानिक विकास कितने चरणों में हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 चरण। 2 चरण कौन कौन से? ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, ठीक है। अब आपको कोई पूछ ले कि 1773 से पहले कैसा भारत था, तो 1773 से पहले अंग्रेज कैसे आए, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता। बात है 1600 ईस्वी की। कब की? 1600 ईस्वी में क्या हुआ, वहाँ की महारानी ने एक 1600 का एक चार्टर पारित करती हैं और उस चार्टर के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति देती हैं। क्या देती हैं? पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति देती हैं। और वो सदस्य थे कितने? 217 सदस्य। कितने? 217 सदस्य। उन 217 सदस्यों को कहती है महारानी क्या पूर्व में जाइए और व्यापार करिए। क्या करिए? पूर्व में जाइए और व्यापार करिए, ठीक है। और वो व्यापार करने यहाँ भारत आए और उन्होंने उनका एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा भारत को क्या करना है? लूटना। तो ये बात जब कंपनी की बात किसको पता पड़ी, चलिए एक बात उनको ब्रिटिश सरकार को पता चली, तो ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। क्या क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित, जो
कंपनी में आए भ्रष्टाचार को क्या करना, दूर करना, कुरीतियों को दूर करना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मोटिव था, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं 1947 की, ठीक है। 1947 में हम क्या हो गए, भारत पूर्णतः आज़ाद हो गया। क्या हो गया, भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः आज़ाद हो गया, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है 1935 का एक्ट, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, लगभग हमारा 2/3 पार्ट जो आज का संविधान देखते हो वो कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट पर ही क्या है, निर्भर है। 1935 के एक्ट पर ही क्या है, निर्भर है। तो ये मित्रों ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, हम भारत के संविधान को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आपको कुछ दुनिया के विकसित देश हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटेन की बात करें, ये पूरे दुनिया की संसदों की क्या कहलाती है, जननी। तो आपको इसके बारे में भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज। और आज अपन हर कोई बात करते हैं तो आपके दिमाग में अमेरिका की बात सबसे पहले आती है कि भाई अमेरिका कैसा है, ठीक है। तो आपको उसके पीछे अमेरिका की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसका भी आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज, ठीक है। तो अपन अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में थोड़ा सा 4-5 मिनट का या कर देते हैं अपन उसको तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है ना। ये आपके टॉपिक है ना, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या आरपीएससी की करो, सब ऑर्डिनेट बोर्ड की करो, ठीक है, पुलिस की करो, सब में ये टॉपिक काम आएंगे। आप यदि भारत के संवैधानिक विकास को आपने समझ लिया तो ये समझो कि मैंने आधे भारत को समझ लिया, ठीक है ना। भारत को किन मूल्यों पर आज़ादी मिली, तो उसमें आपने देखिए कि भारत ने जो हमारे जो नेता हुए, ठीक है ना, उन्होंने कितने प्रकार से कैसे संघर्ष किए। तो आपको उन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा 1 by 1 क्या किया, अमेंडमेंट किया कि भारतीयों को कुछ स्वतंत्रताएं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने 1 by 1 अमेंडमेंट किया ना, उसके पीछे बहुत बड़ा क्या है, लॉजिक है और लोगों का क्या है, संघर्ष है, ठीक है ना। आप 1947 की जो हमारी सफलता मत देखिए, इसकी पृष्ठभूमि पिछले 300 साल पुरानी है, ठीक है ना, उसको भी आप समझिए, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं, मैं 2-3 देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के संदर्भ में तुलना करते हैं। जैसे अपन के राज्यसभा को इंग्लैंड में क्या कहते हैं या अमेरिका में क्या कहते हैं, हमारे मेंबर कितने हैं, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है। अमेरिका में क्या कहते हैं, हम संसद कहते हैं तो वहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे कितने आर्टिकल हैं, वहाँ पर कितने आर्टिकल हैं, ठीक है ना। क्या उनके ब्रिटेन में आर्टिकल है या नहीं है, नहीं है तो क्यों है, ठीक है। आइए इस पर भी क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मित्रों देखें इंग्लैंड, ठीक है। फिर देखें भारत, ठीक है, और फिर अमेरिका। अब देखिए मित्रों, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। कैसा है, अलिखित संविधान है। और भारत में कैसा है, लिखित। अब इस सब पे बात करेंगे, 395 आर्टिकल है, अमेरिका में कितने हैं, ठीक है ना। आप 2 मिनट उसके लिए इंतजार वेट करिए, ठीक है। फिर अमेरिका में भी कैसा है, लिखित, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही क्या है, सरल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही सरल है। तो बहुत ही सरल है, तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड का जो संविधान है बहुत ही क्या है, फ्लेक्सी है। क्या है, बहुत ही लचीला है। क्या है, अपन इसको लिख सकते हैं हिंदी में, लचीला। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, बहुत ही लचीला है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ब्रिटेन का संविधान तो लचीला है, तो भारत का कैसा है। भारत में कठोर प्लस लचीले का
मिश्रण है, ठीक है। कठोर प्लस लचीले का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संविधान है कठोर, कैसा है, कठोर। अमेरिका में संविधान संशोधन करना किसी के पॉसिबल या हाथ का खेल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अपन और भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि इंग्लैंड का तो संविधान ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं, इंग्लैंड का क्या है, संविधान है, परंतु इंग्लैंड में उस संविधान को एक मतलब बाइंडिंग नहीं करवाया। कैसे, जैसे एक पुस्तक है, ठीक है, आपके पास पेज है, ठीक है, जैसे जैसे राजा का या न्यायालय का जो भी निर्णय है, ठीक है, उन निर्णयों को आपने एक जगह रख दिया, उसको एक पुस्तक का रूप अभी तक नहीं दिया गया। बाकी इंग्लैंड का एक संविधान है, प्रॉपर संविधान है, ठीक है ना, आप ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कठोर एवं लचीले का मिश्रण। भारत के संविधान में जैसे राज्यों की सीमाओं को लेकर या उनके नाम को परिवर्तन को लेकर उनकी जो प्रोसेस है बहुत ही क्या है, सरल है, क्या है, सिंपल मेजोरिटी के तहत उनमें संशोधन कर सकते हैं। अब जैसे हमारा संविधान के कुछ ऐसे उपबंध हैं फिर जो फेडरल सिस्टम को लेकर हैं, ठीक है ना, किसको, संघीय शासन व्यवस्था को, यदि उनमें संशोधन करना है, ठीक है ना, तो आपको आर्टिकल 368 के माध्यम से करना पड़ेगा। किसके तहत, आर्टिकल 368 के माध्यम से। और 368 के माध्यम से करना, इसका मतलब है दोनों सदनों का 2/3, ठीक है ना, स्पेशल मेजॉरिटी से आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और अमेरिका में यदि संशोधन करना है तो अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, कितने, 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 38 स्टेट्स का 38 स्टेट्स का क्या है, अनुमोदन लेना जरूरी है, 38 स्टेट्स का। अब यदि आप ये अनुमोदन प्राप्त नहीं कर पाते हो तो आपके लिए क्या है, संविधान करना वहाँ पर इजी नहीं है, ठीक है ना। तो अपन बात कर लेते हैं और थोड़ी बहुत। अब मित्रों देखिए अमेरिका के संविधान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल है, कितने, 7, कितने आर्टिकल हैं, 7। और इतने बड़े देश में सिर्फ 7 आर्टिकल और एक प्रस्तावना है, कितनी। और सबसे मजे की जो बात है ना इसमें यह है कि अमेरिका के पूरे संविधान में ना 4000 वर्ड है, कितने वर्ड है, 4000 वर्ड है, तो मुश्किल से 30-35 पेज में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो भारत के संदर्भ में देखिए 395 क्या है, अनुच्छेद है, 395 तो है अनुच्छेद, और एक प्रीम्बल प्रस्तावना, और इन 395 को 22 भागों में डिवाइड है, ठीक है, और 12 क्या है, शेड्यूल्स या अनुसूचियां। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पूछ ले अमेरिका में कितने हैं, संविधान में कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है, ठीक है, एक क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है, और लगभग उसमें कितने, पूरे संविधान में 4000 वर्ड है, कितने, 4000 वर्ड है, ठीक है। अब हमारे देश के संदर्भ में पढ़े तो लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, कितने, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में आज तक कितने हुए, 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कितने संविधान संशोधन हुए, संविधान संशोधन हुए, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन को समझ में आए अमेरिका व भारत के बारे में। अब इंग्लैंड की अपन बात करें तो इंग्लैंड में अलिखित है, ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ में आ गई। इंग्लैंड में और आपको मैं बताता हूँ कि जैसे अपन ने 395 में ऐसे बांटा है आर्टिकल को, ठीक है ना, इंग्लैंड में ऐसे कोई आर्टिकल नहीं है, पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। जैसे जैसे राजाओं के आदेश आए उनको मतलब लिखा गया, ठीक है ना, वो उस राजा के जो आदेश हैं उन्हीं आदेशों के आधार पर क्या कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के आदेश आए तो उन्हीं के आदेशों के अनुसार क्या कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको कोई भागों में या कोई आर्टिकल में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो इंडिया के संदर्भ में, मैं भी आपको इंडिया के संदर्भ में बता रहा हूँ। आप फंडामेंटल राइट भाग 3 पढ़ते हो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, आप उसमें एक लाइन पढ़ते हो
कि सबसे पहले विश्व में मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन है? 1215 में जॉन, कौन है? 1215 में जॉन, कौन है मित्रों? जॉन। और ये जॉन कौन है? ठीक है, ये जॉन ब्रिटेन के एक राजा है। क्या है? राजा है। और ये ब्रिटेन के राजा क्या करते हैं? कुछ एक लोगों को, वहाँ के लोगों को विशेषाधिकार या मैग्ना कार्टा की घोषणा करते हैं। वही आगे जाकर क्या बना? मौलिक अधिकार। ठीक है ना। और ये बात कब की है? 1215 की। ठीक है ना। इस राजा की जो घोषणा, मैग्ना कार्टा की जो घोषणा हुई, उनको एक आदेश के रूप में लिख दिया गया। क्या कर दिया गया? लिख दिया गया। और वही आगे जाकर इंग्लैंड का जो संविधान है, ठीक है, उसका एक पार्ट बन गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे करके करके आज तक जो भी वहाँ पर अमेंडमेंट हुए, ठीक है ना, उनको एक संविधान के रूप में विधिवत रूप से लिखा जा रहा है। ठीक है ना, उनके निर्णयों को लिखा जा रहा है, परंतु उन निर्णयों को एक पुस्तक का रूप अभी तक नहीं दिया जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखना है। ठीक है, अपन बात करते हैं और कुछ ब्रिटेन के संदर्भ में। ब्रिटेन, भारत, और अमेरिका। जैसे यहाँ पर दो सदन है, और दो सदन कौन कौन से? पहली बात तो ध्यान रखना कि ब्रिटेन में जो अपन के जो इंडिया में जो क्या है, संसद है, तो ब्रिटेन में उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं मित्रों? पार्लियामेंट। ठीक है। और अमेरिका में उसको क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। ठीक है। जबकि भारत में क्या है? राजनीतिक दल है कांग्रेस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। भारत में कितने, सॉरी, ब्रिटेन में कितने सदन है? दो सदन। ठीक है। अब इन दो सदनों की बात करें, कौन कौन से? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है। भारत के संदर्भ में हाउस ऑफ कॉमन्स, भारत के संदर्भ में क्या है? क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था के कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। तो हमारा जो हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। ठीक है। और इंग्लैंड में क्या है, सॉरी, इंडिया में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। ठीक है। और अमेरिका में बात करें तो क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और राज्यसभा को वहां पर कहते हैं सीनेट। तो मित्रों, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। अपन इंडिया में जैसे लोकसभा कहते हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और आपको ध्यान होना चाहिए, आप अखबार रोजाना पढ़ रहे हो, तो अमेरिका में क्या चल रहे हैं? चुनाव चल रहे हैं। ठीक है ना। और चुनाव के संदर्भ में ये दोनों वर्ड आते हैं, और उनके साथ क्या क्या वर्ड आते हैं? जैसे रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में कितनी संख्या है? 659। कितनी है? 659। भारत की लोकसभा के संदर्भ में पढ़ते हैं तो 552 क्या है? मैक्सिमम। वर्तमान में कितनी है? 545। कितनी है? 545। और यहाँ पर कितनी है? 435। कितनी है? 435। वापस देखिए, सीनेट के संदर्भ में बात करें तो सीनेट की कितनी सीटें हैं? वहाँ पर 100। कितनी है? 100। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर जो 50 क्या है? स्टेट्स हैं। क्या है? 50 स्टेट्स हैं। वहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी को समान माना गया है। क्या किया गया? सभी को समान माना गया है। तो पर स्टेट से कितनी आती हैं? 2 सीटें आती हैं। कितनी आती हैं? पर स्टेट्स की वहाँ 2 सीटें फिक्स की गई हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं मित्रों, भारत के संदर्भ में लोकसभा की होगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है। और राज्यसभा की भी देख लेते हैं, 250 हो सकती है मैक्सिमम।
ठीक है, और वर्तमान में कितनी है 245, ठीक है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की हो गई 659, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कितनी है यहाँ पर 670 सीटें, कितनी है 670 सीटें हैं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुत सारे दल हैं, जैसे शिवसेना है, ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर क्या है बहुदलीय शासन व्यवस्था है। जैसे अपन के राजनीतिक दलों की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं 8 राजनीतिक, परंतु इंग्लैंड में ऐसे नहीं है, ठीक है, वहाँ पर 2 ही पार्टियां हैं, लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी। इन 2 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं और वहाँ का हेड ऑफ द नेशन चुना जाता है। वही बात अमेरिका के संदर्भ में बात करें, वहाँ पर भी कैसी है द्विदलीय व्यवस्था है, और द्विदलीय कौन सा है रिपब्लिक व डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक व डेमोक्रेटिक। जैसे अमेरिका की बात करें तो अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं रिपब्लिक, किसके रिपब्लिक, और डेमोक्रेटिक की तरफ से किसको खड़ा किया गया है जॉय बाइडेन को, किसको किया गया है जॉय बाइडेन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है, जो आपका आईआर भी मजबूत करवाता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी मजबूत करवाता है, आपके सोशल जो जस्टिस है, जो फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपी के थ्रू आपको सोशल जस्टिस भी अवेलेबल करवाता है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही क्या है रिलेवेंट है, ठीक है, आप उसमें पता चलेगा महिलाओं का क्या अधिकार है, बच्चों के क्या अधिकार है, ठीक है ना। ये हमारे किससे जानकारी मिलती है हमारे संविधान की, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूरे देश की जो गवर्नेंस है उसका रूप भी पता चलता है कि हमारी गवर्नेंस कैसी है, ठीक है, क्या ये वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करती हैं या पुलिस स्टेट्स के रूप में काम करती हैं। तो ये भी आपको इसके लक्षण दिखाई देंगे। तो अमेरिका में कौन कौन से हैं रिपब्लिक व डेमोक्रेटिक, और रिपब्लिक के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक के कौन है जॉय बाइडेन, और उपराष्ट्रपति के लिए कौन है इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस, कौन है कमला हैरिस। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों यहाँ तक भी बात आपको समझ में आई है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं बात, ठीक है मित्रों। तो आइए ये सिलेबस आपको राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस में उन्होंने इतना ही मेंशन किया भारतीय संविधान लिखकर, ठीक है ना, और ये बात ही वापस किस में लिखी पटवार के सिलेबस में, पटवार के सिलेबस में लिख दिया उन्होंने भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना, भारतीय संविधान, ठीक है, और भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पटवार, ठीक है, रीड, ठीक है, रीड में मित्रों ये तो टॉपिक है ही है, ठीक है ना। फिर 1-2 टॉपिक चेंज हो गए और उनकी जगह पर सोशल जस्टिस, ठीक है ना, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये टॉपिक है अलग से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये जो टॉपिक है मित्रों पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, ठीक है ना, रीड, उनमें ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना। तो रीड में एक टॉपिक ऐड हो जाता है सोशल जस्टिस का, कौन सा सोशल जस्टिस का। ये टॉपिक आपको ग्राम सेवक में भी मिलेगा, ये टॉपिक आपको ग्राम सेवक या वीडियो के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है मित्रों। तो एक बार अपन टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, भारतीय संविधान का विकास व विशेषताएं। मैंने आपको आज आते ही ये बात बताई कि भारतीय संविधान का विकास है, ठीक है ना, आप 9 दिसंबर 1946 से पढ़ते हो, वो गलत है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का इतिहास है, ठीक है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है, क्योंकि अपन को पढ़ना है यहाँ पर संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना। ऐसे तो भारत का संविधान इतिहास बहुत पहले से क्या होता है प्रारंभ होता है, ठीक है ना, बट अपन का जो टॉपिक है सिलेबस है वो 1773 के बाद के संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं। फिर अपन का टॉपिक है प्रस्तावना या प्रीम्बल, ठीक है ना, जो संविधान का एक छोटा रूप है, ठीक है ना, या संविधान का ऐसा कह सकते हो उसको, ये संविधान का पूरा क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या आइडेंटिफिकेशन। फिर अपन के सिलेबस में क्या है 12 शेड्यूल्स हैं, क्या है 12 अनुसूचियाँ, कितनी है 12 अनुसूचियाँ। फिर संघ व राज्य क्षेत्र व संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो मित्रों ठीक है, संघ व संघ शासित
प्रदेश। तो इसके लिए अपन के सिलेबस में है भाग 1, ठीक है ना। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 1 to 4, 1 से 4। ठीक है, तो अपन संघ, राज्य क्षेत्र व केंद्र शासित प्रदेश में देखिए भाग 1, ठीक है, आर्टिकल 1 to 4, अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। तो ये भी आपके टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है। फिर नागरिकता, जो हमारे संविधान का पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 है। मैं आपको मित्रों बताता हूँ, आप भले यूपीएससी के पेपर देख लेना, ठीक है, भले आरपीएससी के देख लेना, नागरिकता के आजकल सवाल आने क्या हो गए, बंद हो गए हैं, ठीक है ना। नागरिकता से कोई सवाल नहीं आता है, बट अभी आपको सीएए और केप का जो विरोध देखने को मिला, ठीक है, या वो शाहीन बाग वाली घटनाएं आपको याद आ रही होगी, ठीक है, उस टाइम ये प्रोविजन, ये पार्ट सुर्खियों में रहा था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है, पूरा जो संविधान है उसका मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग हमारा संविधान का है भाग 3, ठीक है। भाग कौन सा है, भाग 3, ठीक है ना, जिसमें क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। किसका है, फंडामेंटल राइट का, सॉरी, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल कौन से हैं, 12 से 35 तक, किसके, 12 से लेके 35 तक। फिर अगला जो पार्ट है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसके लिए कहाँ है हमारे संविधान में प्रोविजन, भाग 4, कौन सा है, भाग 4, ठीक है। अभी अपन इसका मोटा मोटा जो रूप है सिलेबस का वो समझते हैं। 36 से 51 में है, किसमें, 36 से 51 में। जो मूल कर्तव्य है, हमें संविधान ने तो हमको मूल अधिकार तो दिए ही दिए, परंतु अपन एक देश के नागरिक होने के नाते अपन के भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे ओरिजिन जो संविधान है, मूल संविधान में तो इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर इसको संविधान में ऐड किया गया 42वें अमेंडमेंट 1976 के तहत। कौन से अमेंडमेंट, और इसके लिए भाग है 4A, या उसको क करो आप, जो भी आपको बेटर लगे वो कहो, और आर्टिकल है इसके 51 1, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए मित्रों, संघ व्यवस्थापिका व कार्यपालिका, ठीक है, और वापस राज्य में देखें व्यवस्थापिका व कार्यपालिका। फिर अगला टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो मैं आपको, यदि जैसे हमने क्या अपनाई है, संसदीय व्यवस्था अपनाई है, क्या अपनाई है, और संसदीय व्यवस्था के साथ साथ अपने शासन का रूप है संघात्मक शासन है। क्या है हमारे देश में, संघात्मक शासन। हमारा फेडरल सिस्टम क्या कहता है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। और इस सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से क्या है, कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ सब्जेक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ऐसे करके शक्तियों का हमने क्या कर दिया, बंटवारा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट से हमने 3rd टियर जो पंचायती राज को दिए हैं, ठीक है। तो आइए इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शासन का अंग, शासन के अंग, ठीक है। शासन के अंग कितने होते हैं, अब मैं एक बात करता हूं सिर्फ केंद्र सरकार की, सॉरी केंद्र की, ओनली फॉर केंद्र सरकार नहीं मित्रों, केंद्र, ठीक है। शासन के अंग होते हैं 3, ठीक है। अब हमारा, मैंने अभी आपको बात बताई कि हमारे जो सिस्टम है वो फेडरल है, ठीक है, जहाँ संघ और राज्यों के मध्य क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। अब हमारा बंटवारा कैसे है तो अपन देखते हैं इस पर। यहाँ पर सबसे पहले विधायिका, हम जो शासन के अंग है वो कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3, ठीक है।
फिर इस विधायिका के बारे में बाद में बात करें, ठीक है। इसके लिए मित्रों अपन ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। शासन के अंग, ठीक है। और इसके लिए टाइप्स देखें, ठीक है। और ये 3 अंग है, ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व न्यायपालिका। ये हमारा क्या है, शासन के अंग है, ठीक है। अब शासन के अंग की बात करें, ठीक है। अब व्यवस्थापिका से संबंधित व्यवस्थापिका क्या करती है, ठीक है। कानूनों का निर्माण क्या करती है, इसका कार्य क्या है, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, ठीक है। ऐसे ऐसे अपन कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है, कानूनों को क्रियान्वयन करना, कानूनों का क्रियान्वयन, ठीक है। और न्यायपालिका कार्य क्या है, न्यायपालिका का जो कानून विधायिका ने बनाए, क्या वो कानून जनता के लिए सही है या नहीं है, क्या ऐसे कानून तो नहीं बनाए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, जो हमारे संवैधानिक ढांचे को खतरा पहुंचाता है। तो न्यायपालिका उन कानूनों की क्या करती है, रक्षा करती है, क्या करती है, जनता की रक्षा करती है, ठीक है ना। तो न्यायपालिका एक तरह से हमारी क्या है, पहरेदारी का काम करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए मित्रों, व्यवस्थापिका से रिलेटेड कुछ आर्टिकल, ठीक है। तो अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका से कुछ रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है। फिर उससे पहले अपन का हेड ऑफ द नेशन कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसको कार्यपालिका का जो हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द नेशन, वो कौन है, राष्ट्रपति जी। परंतु हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कैसे हैं, नाम मात्र के हैं। कैसे हैं, नाम मात्र के, ठीक है। तो कहने का मतलब जो शक्तियों का जो वास्तविक उपयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। तो हमारी कार्यपालिका कैसी है, नाम मात्र की। राष्ट्रपति के पास कैसे पावर है, नाम मात्र के, ठीक है। परंतु वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किनके हाथ में है, वास्तविक कार्यपालिका कौन है, विधायिका। और विधायिका का मतलब यहाँ पर यह है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। कौन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। तो आपको यहां तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का जो प्रयोग करती है वो करती है व्यवस्थापिका, ठीक है। तो आइए अपन बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मित्रों, व्यवस्थापिका में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो देखिए, व्यवस्थापिका में देखिए आर्टिकल अपन बात करते हैं, जो हमारी संसद मुख्यतः कौन, और संसद से रिलेटेड जो आर्टिकल हमारे 79 to 122, ठीक है। तो व्यवस्थापिका से जो हमारी को क्या आती है, व्यवस्थापिका में संसद। संसद का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर हमारी क्या है, संसद बनी हुई है, ठीक है। और शासन के अंग, इसमें जो मैं मेनली जो बात कर रहा हूँ वो भाग 5 की कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ, भाग
5 की। तो ये भी आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस भाग 5 को अपन डिवाइड करेंगे कि व्यवस्थापिका से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है, कार्यपालिका से रिलेटेड और न्यायपालिका से रिलेटेड। तो ठीक है, और इसमें जो शुरू होते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, यदि आपने भारत के संविधान का जो आपने ये सिस्टम पढ़ लिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये समझो कि आपने भारत के संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये तो ये सिस्टम पढ़ लो और ये सिस्टम पढ़ लिया तो आपको राज्य सरकार याद हो जाएगी, ठीक है। और राज्य सरकार और भारत सरकार, ठीक है। तो इसका मतलब आपने लगभग सिलेबस का 50% या 60% आपने सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद आपको 2-3 टॉपिक ही पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, और एक संवैधानिक और वैधानिक कमीशन या आयोग, ये आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मित्रों ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर देखते हैं कानूनों का क्रियान्वयन कौन करती है, कार्यपालिका, और कार्यपालिका का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए एक आर्टिकल, ठीक है। अब कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है, कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है, ठीक है। तो कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, ठीक है, जिसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 62 तक, ठीक है। फिर 63 में उपराष्ट्रपति के आर्टिकल प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस भाग को अपन ऐसे भी कर सकते हैं मित्रों, इसमें देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और मंत्री परिषद, ठीक है। ये कार्यपालिका में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जो आर्टिकल 74 से 78 तक क्या है, मंत्री परिषद का या प्रधानमंत्री का उल्लेख है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, कार्यपालिका में। और कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ठीक है। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज यही है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका में। मंत्री परिषद तभी तक मंत्री परिषद में रूप मतलब रहेगी जब तक उसका लोकसभा में क्या है, बहुमत है। लोकसभा में क्या है, बहुमत है। यदि उसने लोकसभा में बहुमत खो दिया तो मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो सबसे बड़ी चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए। फिर देखिए बात करें, ठीक है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है मित्रों कि जैसे राष्ट्रपति हेड ऑफ द नेशन होता है, ठीक है, वही वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, जैसे कि अमेरिका में, ठीक है। और अपन के नाम मात्र का है, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में भी है, ठीक है। बट कुछ पावर्स हमें हमारे जो राष्ट्रपति जी को हैं, ठीक है, वो कुछ ब्रिटेन से भी क्या दिए गए, ज्यादा दिए गए। क्या दिए गए, ज्यादा दिए गए, ठीक है। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 52 से 78 तक किसका है, कार्यपालिका के प्रोविजन है, उपबंध है। फिर 79 से 122 तक किसके हैं, व्यवस्थापिका के। किसके, व्यवस्थापिका के। और ये जो पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, पार्ट 5 का अध्याय जो फर्स्ट है उसमें 52 से 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख है। फिर पार्ट सेकंड में अध्याय 2 में 79 से 72 तक का उल्लेख है। फिर इसके बाद में देखें 123, और 123 के अंदर आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123, और इस अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की क्या है, शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ये अध्यादेश क्या है मित्रों, राष्ट्रपति की विधायी पावर है, ठीक है, कानूनी पावर्स है उसके पास। तो इसके लिए हमारे भाग 5 में अध्याय क्या है, 3 इसके लिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए। फिर देखिए अपन का एक टॉपिक जो इस आर्टिकल से पहुंचने से पहले और शुरू होगा, आर्टिकल 148 से सॉरी ठीक है। हाँ, फिर अपन बात करते हैं 123, ठीक है, 22 ये हो गया। हाँ, फिर
23 के बाद में देखिए आर्टिकल 124 से 147, ठीक है, इसमें हमारी न्यायपालिका के लिए उपबंध किए गए। आर्टिकल 124 से 47 के बीच जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसमें न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने लिखा आर्टिकल 151 तक हमारे भाग 5 के पार्ट है या प्रोविजन है, ठीक है। तो ये इसके लिए अध्याय कौन सा है? अध्याय 4, ठीक है। अब अध्याय अपन का कौन सा बचा? 5वां, और 5वें में CAG कौन है? कैग, कौन है? CA, ठीक है, कैग। और कैग का उल्लेख किसमें? अध्याय 5 में, और इसके लिए आर्टिकल है 148 से 151, ठीक है। तो हमारा जो संविधान का जो भाग 5 है वो राष्ट्रपति जी अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 के बीच क्या है? डिवाइड। ये तो हमें हमारी जो शासन के अंग की जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है केंद्र सरकार का, वो ऐसा सिस्टम इसका चलता है, और यही सिस्टम हमारा कैसा है? राज्य सरकार में वापस चलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अपन ने सिलेबस के बारे में पहले बात कर ली, फिर जो हमारा ये वाला जो पार्ट था संघ, राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र में सर्वोच्च और राज्य में सर्वोच्च न्यायालय, तो ये बातें अपन को उस एक पेज से समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक भी मैंने आपको समझा दिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। और ये निर्वाचन आयोग क्या करता है भाई? निर्वाचन आयोग। और ये निर्वाचन आयोग क्या करता है मित्रों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए इलेक्शन करवाता है। क्या करता है? इनके लिए इलेक्शन करवाता है। और निर्वाचन आयोग के लिए हमारे संविधान में कहाँ उल्लेख है? तो इसके लिए भाग है 15। कहाँ है? भाग 15। और इसके लिए आर्टिकल कौन से हैं? 324 से 329A तक, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आर्टिकल 324 से 329A तक भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ठीक है ना। इस पे भी अपन बात करेंगे। मैं आपको अभी एक सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस की आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर देखिए संघ व केंद्र के अधीन सेवाएं, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे यूपीएससी व आरपीएससी या किसी अदर स्टेट का पीसीएस, ठीक है ना। इसमें इसका उल्लेख है। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं जैसे प्रशासनिक सेवाएं, राजस्थान में जैसे आरएस, सेंट्रल में क्या है 3 प्रशासनिक सेवाएं, आईएएस, आईपीएस व आईएफएस, ठीक है। तो ये क्या है? प्रशासनिक सेवाएं। अब प्रशासनिक सेवाओं का बात करें तो इस प्रशासनिक सेवाओं में देखिए भाग 14, ठीक है। इनका उल्लेख कहाँ दिया गया है? यूपीएससी का या इन सेवाओं का भाग 14 में, ठीक है। और आर्टिकल 308 से प्रारंभ होते हैं इनके लिए प्रोविजन, और 323 तक इन सेवाओं का उल्लेख है, ठीक है। और 24 से किसके? निर्वाचन आयोग से प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट है 15 और इसका भाग कौन सा है? 14, ठीक है। ये भी आपके क्लियर हो गया। फिर देखिए राजभाषा। आज आपको पता है हिंदी दिवस है, तो आपको अपने देश की भाषाओं के बारे में भी क्या है? जानना चाहिए, ठीक है। हमारी टोटल जो 8वीं अनुसूची में शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। क्या है? 22 भाषाएं। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। उन 22 भाषाओं में एक क्या है? हिंदी भी है, ठीक है। और हिंदी के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हमारी ये क्या है? राजभाषा है, ठीक है। इंग्लिश हमारी उन 22 भाषाओं में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भी आज भी हमारे देश में भले कोई भी देखो लगभग 90% सिग्नेचर करेंगे तब
इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, जबकि इंग्लिश हमारी राजभाषा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ सिग्नेचर वैलिड नहीं है, हमें हमारी हिंदी को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो हमारी हिंदी के लिए या राजभाषा के लिए उल्लेख कहाँ है, तो राजभाषा के लिए उल्लेख है भाग 17। कहाँ है, भाग 17। और इस भाग में कौन सा आर्टिकल है, 343 से 351। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भाग मैंने 17 भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान। तो देखिए आपातकालीन, ठीक है, फिर देखिए आपातकालीन प्रावधान हमारे आपातकालीन, ठीक है। अब आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो इनके लिए भाग है 18। कौन सा है, भाग 18। और अनुच्छेद कितने हैं, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, और हमारे जो आपातकालीन पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 360 में। ठीक है, जैसे आर्टिकल 352 की बात करें तो इसमें क्या, आपात की घोषणा, क्या है, आपात की घोषणा। ठीक है, जैसे उसको अपन, उसका पॉपुलर नेम है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, फिर आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ठीक है ना, ये 356 में। और 360 में क्या, वित्तीय आपात। इस पर कोई अपन एक एक करके चर्चा करेंगे बहुत ही डेप्थ में। और ये टॉपिक बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैंने आपको आज पूरे सिलेबस की क्या बता दी, पूरी आउटलाइन बता दी है। क्या बता दी है, सिलेबस की आउटलाइन। ठीक है, तो देखिए अपन अब करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। इससे पहले इसको आपको समझना या जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप कोई भी ऐसी किताब पढ़ोगे कि अपना सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को यदि आपने बुक का जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, उस सिलेबस को आपने याद कर लिया तो ये समझो मैंने 8 से 10% ऑटोमेटिकली याद कर लिए। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।